वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 5 कर रहे हैं और इस सीरीज में जो है पिछले एग्जाम्स में पूछे गए सारे जो है सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए इसका प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होता है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस अंग के भीतर पित्ताशय स्थित होता है, तो पित्ताशय जो आपका स्थित होता है इसको इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आप गाल ब्लैडर, ठीक है ना? गाल ब्लैडर इसको बोलते हैं आप। तो ये आपका किसके अंदर होता है? तो ये होता है आपका यकृत के अंदर, यानी कि आपका यकृत की इंग्लिश क्या होती है? ये होता है आपका लीवर, ठीक है ना? तो लीवर के अंदर होता है आपका पित्ताशय और इसी से जो है पित्त यकृत से ही एक जूस निकलता है जिसको क्या बोला जाता है? पित्त रस, ठीक है ना? पित्त रस जो होता है इसको जो है कहाँ से निकलता है? ये आपका यकृत से निकलता है और इसी को इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं? बाइल जूस। और ये जो है कहाँ पे संचित होता है? स्टोर होता है आपके पित्ताशय में, ठीक है? ये पित्ताशय से नहीं निकलता। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पित्त रस कहाँ से निकलता है? तो पित्त रस यकृत से निकलता है और स्टोर कहाँ पे होता है, यानी कि संचित जाके कहाँ होता है? वो पित्ताशय में जाके संचित होता है, ठीक है? और पित्ताशय कहाँ पे स्थित होती है? ये भी यकृत के अंदर ही स्थित होती है। ओके, तो ये क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। और एक चीज और पॉइंट याद रखिएगा आप कि जो यकृत होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक? तो सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछ ली जाए मानव शरीर की तो वो आपका यकृत यानी कि लीवर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए आप क्या मिलाते हो ताकि वो क्या बन जाती है? आपकी स्टेनलेस स्टील बन जाती है, ठीक है? तो उसके लिए जो है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए हमको क्या मिलाना पड़ता है? हमें मिलाना पड़ता है क्रोमियम, ठीक है? तो क्रोमियम मिलाने से ये आपका जंगरोधी बन जाता है, क्या? स्टील, ठीक है? तो स्टेनलेस स्टील में कितना प्रतिशत क्रोमियम मिलाया जाता है? तो 15% क्रोमियम मिलाया जाता है और इसी के कारण स्टील में जंग नहीं लगता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पारितंत्र के दो मूल घटक हैं। तो अगर आपने पर्यावरण के कभी भी पढ़ा होगा तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा पर्यावरण के घटक के बारे में, और वो क्या होते हैं? पौधे और प्राणी। ये नहीं है, ठीक है? पौधे प्राणी आपके दोनों किस में आ जाएंगे? जैविक घटक में। तो जो घटक आपने पढ़े हैं वो आपने पढ़े हैं क्या? जैविक और अजैविक घटक पर आपने पढ़े होंगे, ठीक है? तो पारितंत्र के जो दो मूल घटक हैं वो आपके जैविक घटक और अजैविक घटक हैं। तो ये दो जैविक घटक और अजैविक घटक क्या होते हैं ये भी आप देख लें। जो जैविक घटक होता है इसके अंदर आपकी पूरी वनस्पतियां आ जाती हैं, सारे जीव जंतु जीवाणु ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? ये सब आपके आ जाते हैं जैविक घटक के अंदर। और अजैविक घटक जो है, ठीक है, इसके अंदर आपका जो प्रकाश होता है, वायु, जल, तापमान, ये सब कहाँ पे आते हैं? तो ये सभी आपके अजैविक घटक में आते हैं, ठीक है ना? तो जो जितने भी आपके जीव से संबंधित है वो सभी आपके जैविक घटक में, और जो जीवों से संबंधित नहीं है वो सारे जो है घटक कौन से हैं? वो सब अजैविक घटक हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपको देख रहे हैं यहाँ पे, ये सब के सब किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? तो इसलिए आप इन सबको ध्यान से देखिएगा। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, या फिर जोसेफ लिस्टर, विलियम हार्वे, या फिर ग्रेगर मेंडल? तो इसका सही आंसर हो गया आपका विलियम हार्वे, ठीक है? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की जो है खोज की थी, यानी कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। और एक क्वेश्चन जो आपसे ये पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि मनुष्य में किस प्रकार का जो है परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ठीक है, तो मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक आपका होता है खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है आपका बंद परिसंचरण तंत्र। मनुष्य के अंदर जो है वो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है क्योंकि मनुष्य के अंदर जो रक्त होता है वो आपके वेन्स, धमनियों और सिराओं, इन सब से होके बहता है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस कौन सा है? यानी कि निकट दृष्टि दोष जिनको होता है वो लोग कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं? ठीक है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है? एक रोग होता है, ठीक है? इस रोग में क्या होता है कि व्यक्ति निकट वाली चीजें जो उसके पास में है उसको तो आसानी से देख लेता है, लेकिन जो दूर की चीजें हैं उसको आसानी से नहीं देख पाता है। ओके, नाम तो है इसका निकट दृष्टि दोष, लेकिन इसमें जो है निकट की वस्तुएं साफ दिखती हैं, ठीक है, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वो साफ नहीं दिखती हैं, ठीक है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका अवतल लेंस, ठीक है?
और आपका ये उत्तल लेंस किसके लिए होता है, तो ये आपका दूरदृष्टि दोष होता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो साफ दिखती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तुएं साफ नहीं दिखती हैं, तब दूरदृष्टि दोष होता है। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, और इसके निवारण के लिए क्या लगाते हैं, अवतल लेंस। और जो दूरदृष्टि दोष है इसमें दूर की वस्तु तो साफ देख लेगा, जो दूर होगा वो आप उसको साफ दिखेगा, लेकिन जो नज़दीक की वस्तु है उसको वो साफ नहीं देख पाएगा, तब क्या है, तब दूरदृष्टि दोष होता है। इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आप लोगों से अलग अलग एग्जाम्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ट्रैकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जब ट्रैकोमा रोग होता है तो किस अंग में होता है ट्रैकोमा रोग। ठीक है, तो ट्रैकोमा जो है ये आपका आंखों से संबंधित रोग है, आंखों की कार्निया से संबंधित ये रोग है आपका ट्रैकोमा। ठीक है ना, तो ट्रैकोमा भी आप याद रखेंगे कि ट्रैकोमा से क्या होता है कि आंखों की कार्निया में वृद्धि हो जाती है, जिससे जो व्यक्ति होता है वो निद्राग्रस्त सा लगता है, यानी कि हमेशा उसको जैसे नींद आई हुई है। ठीक है, तो उसको ये ट्रैकोमा रोग किसके कौन सा अंग प्रभावित होता है, इससे आंखें प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बुखार में शरीर के तापमान को नीचे लाने के लिए कौन सी औषधि प्रयोग की जाती है। ये भी कल आपको बताया गया था। तो एसिटिल सैलिसिलिक एसिड आपको बताया गया था। ठीक है ना, वो आपका एस्प्रिन के लिए था। तो एस्प्रिन, उसके बाद आपको बताया गया था कि ये सभी जो हैं कौन सी दवाएं होती हैं, ये सभी आपकी एंटीपायरेटिक्स होती हैं। ठीक है ना, एंटीपायरेटिक्स होती हैं। बुखार में शरीर का तापमान कम करना हो या फिर जो है शरीर दर्द कर रहा हो उसको ख़त्म करना हो तो उसके लिए एंटीपायरेटिक्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एंटीपायरेटिक्स आपका शरीर दर्द बुखार उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि कुछ एंटीपायरेटिक औषधियाँ कौन कौन सी हैं ये देख लीजिए, एस्प्रिन है, क्रोसिन है, फिनेसिरिन है और पायरोमिडिन है। तो ये सारी दवाइयाँ जो हैं आपकी एंटीपायरेटिक्स होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छा है। ठीक है, वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लगभग 21% जो है आपका कि क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है वायुमंडल में। तो ये टोटल 21 नहीं है, 20.93 के आसपास है, 93%, इसको लगभग 21% बोला जाता है। तो अगर 100% में देखा जाए तो 21 के हिसाब से अगर इसको 20 भी माना जाए तो क्या हो गया, तो ये आपका 20 होगा। तो 20 यानी कि आपका ऑक्सीजन 20 है, टोटल कितना है 100। ठीक है ना, तो 20/100 इक्वल टू 1:5। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। तो लगभग जो है ये आपका 1:5 के जो है अनुपात में क्या है, ऑक्सीजन आपका पाया जाता है। ठीक है ना, बाकी और सभी गैसें हैं जैसे कि नाइट्रोजन का 78.07% है। तो इसके लिए अगर लगभग आपसे अनुपात पूछा जाएगा तो आप 4:1 बताओगे। ठीक है ना, क्योंकि ये लगभग 80 के आसपास है। ओके, तो इसी तरह से जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ये भी आपसे पूछा जाता है, कार्बन वाला भी। ऑर्गन कितना है, 0.93%। ओके, अगला है आपका, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है। तो एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है, तो एंटोमोलॉजी से संबंध होता है किससे, कीटों का अध्ययन जो होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है आपका एंटोमोलॉजी। ठीक है ना, शैवालों का अध्ययन क्या होता है, ये होता है फाइकोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्निथोलॉजी होता है। भूकंप का अध्ययन क्या होता है, सीस्मोलॉजी। ठीक है ना, सीस्मोलॉजी आपका क्या होता है, भूकंप का आपका अध्ययन होता है। तो ये आपका हो गया एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, फाइकोलॉजी आपका शैवालों का अध्ययन। इसके अलावा एक होता है आपका माइकोलॉजी। ठीक है, एक आपका माइकोलॉजी होता है, अगर आपको पता हो वो किसके लिए यूज होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि माइकोलॉजी किसके लिए यूज होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसका जो है सिंपल सा आप लोग आंसर डायरेक्ट याद रखेंगे, क्या, विटामिन के। ठीक है ना, विटामिन के क्या करता है कि ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम भी आप ध्यान रखेंगे। इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन के का, तो वो है आपका फिलोक्विनोन। ठीक है, तो फिलोक्विनोन जो है ये आपके विटामिन के का रासायनिक नाम है और ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है। तो आवृत्ति का मापन जो है किस इकाई में किया जाता है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे। तो आवृत्ति के लिए होता है आपका हर्ट्ज। ठीक है ना, हर्ट्ज जो होता है ये आपका आवृत्ति का मापन किया जाता है। ठीक, तो हर्ट्ज हो जाता है आपका आवृत्ति का मापन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं,
सामान्य मनुष्य में रक्त के प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है, आपके एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। सामान्य मनुष्य में सामान्य मनुष्य का जो रक्त होता है प्रति 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में, उसमें हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया आपका 14 से 15.6 ग्राम, ठीक है ना। लगभग इतनी जो है आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ब्लड में, ठीक है। तो ये आपका 14 से 15.6 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन की मात्रा आपके पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा होगा कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो कि आपके कहाँ पाया जाता है? मानव रक्त में। और हीमोग्लोबिन शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करता है। जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ठीक है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में कौन करता है? तो वो आपका हीमोग्लोबिन करता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? स्कैपुला है, फीमर है, टिबिया है या फिर फिबुला है? तो इसका आंसर तो आप सबको पता होगा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर होता है फीमर, ठीक है ना। फीमर आपके जांघ की हड्डी होती है और ये मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अस्थि होती है, ठीक। इसके अलावा जो है 2-3 पॉइंट और आप देख लेंगे क्या क्या, कि फीमर तो आपकी जो है सबसे बड़ी हड्डी हो गई फीमर। और दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है अल्ना। ये आपके पश्च बाहु यानी कि बाह का जो पिछला वाला हिस्सा है उसमें आपका पाई जाती है, ठीक है, अल्ना, ठीक है, दूसरे नंबर की बड़ी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज है, ये कान की हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी होती है। उससे थोड़ी सी बड़ी यानी कि दूसरे नंबर पे जो सबसे छोटी है वो आपकी कलाई की हड्डी है जिसका नाम है कार्पल, ओके। सबसे चपटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे चपटी हड्डी आपकी स्टर्नम होती है। स्टर्नम आपकी पसली की हड्डी होती है और उससे जो है मतलब दूसरे नंबर पे जो चपटी हड्डी है वो आपकी स्केपुला है, ये कंधे की हड्डी होती है स्केपुला, ठीक है। कभी कभी आपसे जगह का नाम पूछ लिया जाता है कि ये हड्डी कहाँ की है, तो स्केपुला आपके कंधा की है, स्टर्नम पसली की है, कार्पल कहाँ की है? कलाई की, स्टेपीज कान की हड्डी है, अल्ना आपकी पश्च बाहु की, और आपका फीमर जो है जांघ की हड्डी जो कि सबसे बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भोजन को चबाने वाले दांत कौन से प्रकार के होते हैं? तो भोजन को जो चबाते हैं आप लोग वो किस दांत से चबाते हो? कृंतक से, रत्नक से, दूध के दांत से या फिर जो है चवर्डक से? तो चवर्डक होता है ये आपका मोलर और प्री मोलर, ये दो दांत होते हैं जिनसे आप क्या करते हो, जिनसे आप जो है भोजन को चबाते हो, ठीक है ना। चवर्डक यानी कि मोलर हो गया, इसके अलावा अग्र चवर्डक होता है प्री मोलर। इन दोनों दांतों का प्रयोग किया जाता है भोजन को चबाने में। इसके अलावा जो आपके दांत होते हैं वो किस काम आते हैं, ये आप यहाँ पे देख लीजिए कि जो आपका कृंतक होता है, इसको इंसीजर बोलते हैं इंग्लिश में। ये आगे के जो चपटे दांत होते हैं एकदम सामने वाले, ठीक है ना, इस तरह से जो होते हैं वो वाले होते हैं, ये भोजन को काटने के काम आते हैं। जब भी आप कुछ खाते हो तो आप शब्द एकदम सामने से ही काटते हो, ठीक है। तो ये आपके इंसीजर होते हैं, कृंतक बोलते हैं इनको। इसके बाद रत्नक जो हैं ये कैनाइन होते हैं, ये नुकीले होते हैं, ये भोजन को फाड़ते हैं। जब किसी भी भोजन को फाड़ना होता है आप थोड़ा सा साइड में, थोड़ा सा सामने वाले दांतों के थोड़ा सा बगल में नुकीले दांत होते हैं, इस तरह से आप उस पर रखते हो, उस भोजन को फाड़ते हो, वो आपका रत्नक या कैनाइन होते हैं, ठीक है। उसके बाद पीछे आपके अग्र चवर्णक होते हैं और सबसे पीछे चवर्णक होते हैं, ठीक। तो आपके प्री मोलर और मोलर होते हैं, ठीक है। तो इनसे आप क्या करते हो, भोजन को पीसते हो या फिर चबाते हो, ठीक। और इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में 20 अस्थायी दांत होते हैं और 4 दांत जो है किस चीज के होते हैं? 4 दांत आपके बुद्धि के दांत या फिर विजडम टीथ आप इनको बोलते हो, ठीक है। तो विजडम टीथ आपके 4 दांत होते हैं, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की सबसे तेज गति होती है? तो ये आपको पहले भी बताया जा चुका है, आपको पता होना चाहिए कि ध्वनि जो है वो सबसे तेज कहाँ पे चलता है, तो वो सबसे तेज ठोस में चलता है। और निर्वात, लोहा, पानी और हवा में कौन ठोस पदार्थ आपको दिख रहा है? तो वो आपका लोहा है, ठीक है ना। तो ध्वनि की गति सबसे तेज लोहा में, पहले सबसे तेज ठोस में, उसके बाद आपका द्रव में, फिर उसके बाद आपका गैस में। निर्वात में कितनी होती है? तो निर्वात में इसकी गति होती है 0, ठीक है ना। तो निर्वात में जो है आपकी ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये आपकी 0 होती है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पहले कि निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है, ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे तेज होती है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा,
मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, प्लीहा, फेफड़े या फिर वृक्क? तो इसमें जो है आपका जो अंग प्रभावित होता है, ब्लड से संबंधित ये रोग होता है मलेरिया, तो इसमें आपका जो प्रभावित होता है वो होता है आपका प्लीहा, ठीक है ना, स्प्लीन इसको इंग्लिश में बोलते हो आप लोग। स्प्लीन जो है ये आपका प्रभावित होता है किस रोग में? आपके मलेरिया रोग में, ठीक है ना। और मलेरिया किस जो है आपके प्रोटोजोवा की वजह से होता है, पहले तो ये जान लीजिए। और किसकी वजह से? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा के माध्यम से होता है आपका मलेरिया, ठीक है। और मलेरिया से प्लीहा के आकार में वृद्धि हो जाती है जिससे उसमें दर्द होता है, तो ठीक है ना। तो प्लीहा के आकार में वृद्धि होती है आपका, जिससे जो है वहाँ पे दर्द होता है। प्लीहा में क्या होता है कि रक्त का जो है आपका ग्रेवयार्ड बोलते हैं इसको, प्लीहा को, ठीक है ना। रक्त कहाँ पे जाके खत्म होती है? तो वो आपके प्लीहा में जाके खत्म होती है। एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। आपका गिरगिट देख सकता है, या फिर छिपकली देख सकती है, या फिर सर्प, या फिर कछुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको क्या क्या लग रहा है? इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका गिरगिट, ठीक है ना। तो गिरगिट जो है ये ऐसा प्राणी है जो एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है, ठीक है। तो गिरगिट जो है एक ही समय में दोनों तरफ देख सकता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है? लाल रक्त कणिकाओं यानी कि जो आपकी आरबीसी होती है, उसका निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो निर्माण आपका कहाँ पे होता है? तो निर्माण होता है आपके अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में, ठीक है ना। तो आरबीसी का जो है आपका कौन से बोन मैरो में? आपका रेड बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी का आपका येलो बोन मैरो में, ठीक है। तो येलो बोन मैरो में आपका किसका होता है? वो आपका डब्ल्यूबीसी का होता है। और रेड बोन मैरो में आपका आरबीसी का होता है, ठीक है ना। तो इनका निर्माण आप लोग याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। और एक पॉइंट और याद रखेंगे कि आरबीसी में जो है वो केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो आरबीसी में नहीं पाया जाता है। ऊंट और लीमा जो है एक जानवर होता है, उसमें जो है क्या पाया जाता है? आपका आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग क्या होंगे? तो सूर्य छतरी का मतलब क्या हो गया कि जो आपका छाता होता है, ठीक है, उसी की बात हो रही है। यानी कि धूप में जब आप छाता लेके निकलते हो तब उसकी बात हो रही है, ठीक। तो सूर्य छतरी का जो है आपका बात किया जा रहा है कि इसके लिए उत्तम रंग क्या होंगे। तो धूप में जब आप लेके निकलते हो तो देखो ऊपर की ओर आपका सफ़ेद होना चाहिए और भीतर की ओर काला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऊपर की ओर सफ़ेद होगा तो जो सूर्य की किरणें आएंगी इस पे आएंगी वो परावर्तित हो जाएंगी। लेकिन अगर ऊपर की ओर काला होगा तो जो सूर्य की किरणें आएंगी वो सबको अवशोषित कर लेगा, ठीक है ना। और नीचे की ओर और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और व्हाइट रहने से क्या होगा कि जो सूर्य की किरणें आएंगी वो सभी जो है परावर्तित हो जाएंगी, यानी कि वापस लौट जाएंगी। और नीचे जो है जो यहाँ पे आदमी रहेगा वो खुश रहेगा, उसको गर्मी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ऊपर की ओर आपका सफ़ेद होना चाहिए और भीतर की ओर काला होना चाहिए। ये आपका सबसे अच्छा रंग होगा, ठीक है ना, धूप धूप से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नाम है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, पता नहीं क्यों। तो धावक सोडा या फिर धावक सोडा या धावन सोडा यानी कि वाशिंग सोडा की बात हो रही है, किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं आप लोग किसको? सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट को धावक सोडा या फिर वाशिंग सोडा कहते हो। इसका जो है फार्मूला क्या है? तो Na2 और CO3, ठीक है ना। तो ये आपका इसका फार्मूला हो गया। और ये जो है आपका जल को मृदु बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो जो आपका कठोर जल होता है उसको, जल की अस्थाई और स्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वाशिंग सोडा या फिर सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं कि वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।